अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन, डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माही जावेद। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो लेक्चर बेस्ड वीडियो है और कंटिन्यूटी है हमारे हेपेटाइटिस की। पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, उसमें सारी पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको बताई है डिटेल में और सारे हेपेटाइटिस बताएं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हेपेटाइटिस की मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी क्या होती है। बहुत डिटेल लेक्चर है, बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर है न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन, डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माइन जावेद। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हेपेटाइटिस की मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी है, पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको जाके देख लें, वहाँ पे सारी पैथोफिजियोलॉजी है। तब तक आपको नहीं समझेगी, आपको एमएनटी समझ नहीं आएगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। डिटेल्ड एमएनटी है, ठीक है। और कोई अगर आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट में पूछ लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ ही वीडियो शेयर करें, मेडिकल लेक्चर शेयर करें। देखो, हेपेटाइटिस जब होता है तो उसके अंदर सबसे मेजर चीज़ जो हमें करनी होती है दैट इज़ टू प्रिवेंट मैल न्यूट्रिशन। हेपेटाइटिस एक जो है वो लिवर की डिजीज़ है और इसके अंदर हमारे साथ क्या होता है कि लिवर ख़राब हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन होता है, उसमें हमारे पास जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो वहाँ पे आपने मैल न्यूट्रिशन को जो है वो पेशेंट को बचाना है। आपने बचाना किस तरीके से है कि लिवर हमारे पास जो है वो हमारी मेजर फैक्ट्री है, वहाँ पे सारा काम हो रहा है, सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन वहाँ पे स्टोर हो रहे हैं। तो जब तक वहाँ पे नहीं होते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने मैल न्यूट्रिशन को जो है वो प्रिवेंट करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिवर रीजनरेशन को, लिवर वाहिद ऐसा ऑर्गन है कि जो रीजनरेट कर सकता है, कि लिवर जो है इट कैन रीजनरेट इटसेल्फ। इसीलिए लिवर ट्रांसप्लांट में अगर आप किसी को जो है अपना लिवर का कुछ पार्ट या हाफ लिवर देते हो तो रीजनरेट हो जाता है उस स्पेसिफिक पेशेंट का भी और जिसने दिया होता है उसका भी, ठीक है। आपने इन्फेक्शन को कम करना है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना है, ग्लाइकोजन रीस्टोर जो है उसको बचाना है कि बॉडी में सार्कोपीनिया ना हो। जो सार्कोपीनिया होता है एक्सेसिव और स्वेयर किस्म का जो है वो मसल लॉस होता है और इसके अंदर आपने हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी जो है वो होने से बचानी है। और मेन चीज़ होती है अपना वेट जो है वो उसको मेंटेन करना है, सिरोसिस को प्रिवेंट करना है और इम्यून जो इन्फेक्शन हैं इसको सपोर्ट करना है और क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव करना है आपने, ठीक है। ये हमारे पास जो है अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब हेपेटाइटिस की एमएनटी दे रहे हो ना, यानी कि मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी जो है वो दे रहे हो, तो उसके अंदर आपने पेशेंट का सबसे पहले वेट लेना है, उसका बीएमआई लेना है, उसका मसल मास चेक करना है, उसके हैंड की ग्रिप चेक करनी है। हैंड की ग्रिप इसलिए चेक करवाते हैं ताकि पता चले कि पेशेंट मैलनरिश्ड है या पेशेंट में कितनी वीकनेस आई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डाइटरी इनटेक, एपेटाइट चेक करनी है, नोजिया वॉमिटिंग को चेक करना है, लेबोरेटरी वैल्यूज चेक करनी है, फ्लूइड रिटेंशन को देखना है कि पेशेंट में के अंदर कोई एडेमा, एसाइटिस तो नहीं हुआ हुआ, सार्कोपीनिया, एक्सट्रीम मसल लॉस तो नहीं हुआ हुआ। और हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी मैंने आपको पहले बताया था। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी जो है वो आपका वो चीज़ है जहाँ पे आपके सारा जो टॉक्सिन है वो ब्रेन तक पहुँचते हैं। न्यूट्रिशन असेसमेंट जो है वो मेजरली हमने कर लिया है, इंपॉर्टेंट है ताकि हमें पता चल सके कि पेशेंट की पहले हिस्ट्री क्या रही है, उसको कोई पहले इस किस्म का डिजीज़ उसको थी या कोई और डिजीज़ उसके साथ है या नहीं। अब एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का मेजर ये मतलब होता है कि आपकी जो कैलोरीज हैं उसको आपने कैलकुलेट करके देना है पर्टिकुलर पेशेंट को। हर पेशेंट के लिए डिफरेंट होती है। अगर मैं जनरली देखूँ तो मुझे 30 से 35 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट पर डे देनी है स्पेसिफिक पेशेंट को। या फिर आप दूसरी इक्वेशंस जो हैं वो बेसिक एनर्जी एक्सपेंडिचर वो भी यूज़ कर सकते हो या टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर वो भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर वही स्पेसिफिक फिर लगेगा एक्टिविटी फैक्टर और इंजरी फैक्टर जो है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप ये अगर सिंपली यूज़ करना चाहते हो तो सपोज अगर आपका कोई इतना है जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है कि अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसका वेट 70 kg है तो आप 70 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसीलिए आप देते हो कि पेशेंट की मेटाबॉलिक डिमांड्स इंक्रीज कर जाती हैं। लिवर काम नहीं कर रहा होता लेकिन पेशेंट की बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। सो दैट इज बेसिकली द मेजर रीजन कि आपकी जो मेटाबॉलिक डिमांड्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़रा कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, ठीक है। इसमें फिर आपका लिवर भी रिपेयर होना शुरू होता है और आप मसल ब्रेक डाउन को भी प्रिवेंट कर सकते हो। सो मसल ब्रेक डाउन जो सुबह किस्म का होता है वो सार्कोपीनिया होता है। सार्कोपीनिया को मेजरली जो है वो आपने मैनेज करना। अगर आप सार्कोपीनिया को मैनेज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मसल वेस्टिंग हो जाती है। अब ये वही है कि अगर 70 kg पेशेंट का वेट है तो इसमें उसको जो कैलोरीज चाहिए वो अराउंड 2100 से 2400 कैलोरीज पर डे चाहिए होती हैं।
ठीक है। अच्छा, अगर पेशेंट को क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, अब क्रॉनिक हेपेटाइटिस के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मैल नरिश हो गया होता है, तो उसको मैल नरिशमेंट से बचाने के लिए और डिफरेंट डिजीजेस से बचाने के लिए वी गो फॉर ज़्यादा कैलोरीज, 30 से 40 कैलोरीज पर डे आप मल्टीप्लाई करो। इसका ये होता है कि आपका हाइपर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। अच्छा, इसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि लिवर जब काम नहीं कर रहा तो आपकी बॉडी को ज़रूरत है, तो आपकी बॉडी जितने आपके मसल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करती है, आपका सारा जो है प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, कार्ब्स का ब्रेक डाउन होता है, इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो हमने डिस्कस किया दैट इज बेसिकली द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। नाउ गो फॉर द प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स। प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमारे पास कुछ स्टेजेस हैं। पहली स्टेज जो है दैट इज स्टेबल हेपेटाइटिस। स्टेबल हेपेटाइटिस, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्यूट होता है, क्रॉनिक वो होता है, क्रॉनिक होता है, तो एक्यूट वाले केसेस के लिए यूजली जो है ये वाला स्टेबल हेपेटाइटिस कंसिडर किया जाता है। इन पेशेंट्स को हम 1.0 से 1.2 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट देते हैं। ठीक है, ये जो अगर है ये 1 आप दे रहे हो तो 1 को 70 से कर लो, तो डेली बेसिस पे पेशेंट को 70 जो ग्राम्स है वो प्रोटीन का चाहिए। ये इम्यून को भी, इम्यून सिस्टम उसको भी सपोर्ट करता है, आपके लिवर को भी रीजनरेट करता है। देन वी हैव क्रॉनिक हेपेटाइटिस जो मोर देन 6 मंथ्स के साथ है, मोर देन 6 मंथ्स से ये प्रॉब्लम आपको है, तो उसके अंदर 1.2 से 1.5 होता है। सार्कोपीनिया सबसे और मैल्न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ है जिसको हमें प्रिवेंट करना होता है। देन वी हैव मैल नरिश पेशेंट, जो मैंने आपको बताया था। तो इसके अंदर आप एक प्रोटीन को इंक्रीज कर देते हो और देखते हो किस किस्म की, आप इस किस्म की प्रोटीन देते हो जो कि हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन होती है, यानी कि मीट है, फिश है, एग्स हैं। और लो बायोलॉजिकल यानी कि ज़रा कम स्पीड में जाके अब्जॉर्ब होती बॉडी में, तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होती है, तो इसलिए आपने हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन देनी है। मैनरिश पेशेंट के अंदर 1.5 से 1.5 ग्राम्स देनी है। अच्छा, अब हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी को आप बचाते हैं। हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी मैंने आपको पहले ही बताया कि अमोनिया का बिल्डअप हो जाता है बॉडी के अंदर, और उसकी वजह से साथ जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो ये आती है कि आपका जो है वो हो नहीं रहा, अमोनिया जो है वो ब्रेन तक जा रही है, कन्फ्यूजन होती है। तो आप टेम्परेरी रिडक्शन करते हो प्रोटीन में सिर्फ उस वक्त व्हेन द पेशेंट हैव हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी। इसलिए मैंने कहा है कि क्लिनिकल डाइटिशियन के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और प्रोटीन आप कहाँ से ले सकते हो? मेजर अच्छी प्रोटीन डेयरी से ले सकते हो, प्लांट बेस्ड ले सकते हो, सोया प्रोटीन हो सकता है। और ये क्यों होता है? ये वाले जो प्रोटीन है ना, ये ज़रा लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन होते हैं और ये कम अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, सो दैट आपको हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी ना हो। देन वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कार्बोहाइड्रेट्स हम एकदम से स्किप नहीं कर सकते। अगर हम एकदम से इसको स्किप करते हैं तो उसके साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसके अंदर आपका जो है आपकी बॉडी को बी वाइटामिन नहीं मिलते। वाइटामिन B1, B2, B5 कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि वाइटामिन B1, B2, B3 ये मेजरली आपके होल ग्रेन्स, ओट्स, इन चीज़ों के अंदर होता है। तो मैक्सिमम आप 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हो अपनी कैलोरी से, और वो आपको कहाँ से मिलते हैं? होल ग्रेन से, ओट्स से, ब्राउन राइस से, फ्रूट्स वेजिटेबल से, स्वीट पोटैटोज बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, अब मेजर हमारा काम ये होता है कि वी हैव टू मेंटेन द ग्लाइकोजन रीस्टोर्स, क्योंकि ग्लाइकोजन जो है वो लिवर ही प्रोसेस करवाता है, वही स्टोर करवाता है। जब वो खराब है तो फिर काम नहीं होता, फिर एनर्जी को भी आपको मेंटेन करवाना पड़ता है। देन वी हैव प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, यानी कि वो टूटती बहुत ज़्यादा है, पेशेंट्स बहुत वीक हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन जो है उसको कम करना है, क्योंकि अगर आप जो हो वो इस किस्म का फैटी फूड दे रहे हो तो पेशेंट को इन्फ्लेमेशन हो जाता है और हेपेटाइटिस और इंक्रीज कर जाता है। मसल ब्रेकडाउन को रिड्यूस करना है। और ओवरनाइट जो है वो एक चीज़ होती है कि पेशेंट्स जो हेपेटाइटिस के हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा सुवेयर किस्म का मसल ब्रेकडाउन लेट नाइट होता है, रात के टाइम पे बॉडी रिलैक्स होती है ना, तो इसीलिए आपने पेशेंट को थोड़ा सा मील देना है सोने से पहले। एग्जैक्टली सोने से पहले भी नहीं, कि 5-10 मिनट के लिए, यानी कि हाफ एन आवर पहले आपने उसको थोड़ा सा मील दे देना खाने के लिए, कोई फ्रूट है, कोई ओट्स वगैरह इस तरह की चीज़। ठीक है, नाउ गो फॉर फैट्स। फैट्स जो है वो आपका 25 से 35% कैलोरीज का लेता है। और फैट्स आपने कौन सा लेना है? मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, यानी कि गुड फैट्स जो होते हैं, जिस तरीके से ऑलिव ऑयल है, कैनोला है, एवोकाडोज हैं। ओमेगा 3 आपको चाहिए होता है, जिस तरीके से ओमेगा 3 फ्लैक्स सीड के अंदर बहुत होता है, चिया सीड्स में बहुत होता है, पम्पकिन सीड्स में भी होता है, सैल्मन में, सार्डिन्स में, ये फिशेस हैं। इन्फ्लेमेशन को कम करता है। आपने जो फैट्स हैं जो अच्छे नहीं हैं, जो ट्रांस फैट्स हैं, उसको कम करना है, कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, ताकि बॉडी में फैटी लिवर फिर ना हो जाए।
ठीक है, एक तो हेपेटाइटिस हुआ है, दूसरा फैटी लिवर नॉन प्रॉब्लम है। अगर पेशेंट को कोलेस्टेसिस है, कोलेस्टेसिस यानी कि उसके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स हैं, तो तब आप मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स यूज़ करोगे, इसीलिए क्योंकि वो उस टाइम पे जो है वो आपका बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, दैट इज़ बेसिकली द रिक्वायरमेंट फॉर द डाइजेशन, और वहाँ से डाइजेशन एंजाइम्स बनते हैं, तो आप इसको बाइल सॉल्ट्स के बगैर वो अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाते हैं, एमसीटीज जो हैं, ठीक है, ये वाला मीडियम चेन है। फाइबर, फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा पर्सन जो नॉर्मल है उसको 25 ग्राम डेली बेसिस पे चाहिए होता है, लेकिन डिजीज के अंदर कुछ ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी इंक्रीज कर जाती है अमाउंट, तो इन फाइबर आप 28 से 30 ग्राम्स दोगे, ठीक है। फिर ये आपके एक तो गट माइक्रोबायोटा को इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, कोलेस्ट्रॉल को रिलीज करता है, हाई ब्लड शुगर जो है उसको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हाइपरटेंशन को मैनेज करने में हेल्प करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर इसके सोर्सेज आपको फ्रूट, वेजिटेबल और खुदारा फ्रूट्स के छिलके मत उतार के खाया करें, जिनके साथ खाने होते हैं आड़ू के, एप्पल के, अमरूद के, इनके साथ खाया करें, उसके अंदर फाइबर होता है, ठीक है। अब वाटर है, वाटर आपने इतना लेना है, अगर मैं आपसे कहूँ 10 ग्लासेस अगर आपको नहीं हो रहा तो 30 से 35 ml 5 किलोग्राम द बॉडी या वेट आपने लेना है, ठीक है। अगर पेशेंट को फीवर है, वॉमिटिंग, डायरिया, उसके अकॉर्डिंग जरा पानी की डिमांड इंक्रीज हो रही थी, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स डाल देते हैं कि ओआरएस वाला पानी दे देते हैं, लेकिन देख के कि पेशेंट, अच्छा इसके अंदर ना पेशेंट को वॉमिटिंग बहुत होती है और डायरिया बहुत हो जाता है हेपेटाइटिस के अंदर, तो आप जो हो वो पेशेंट ना हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन के अंदर चला जाता है, यानी कि लो सोडियम हो जाता है उसका, इसलिए फिर आपको वो जो ओआरएस है वो आपको देना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी जो है वो देना पड़ता है। फिर हमारे पास सोडियम है, सोडियम आपने रिस्ट्रिक्ट करना है 2 ग्राम्स या फिर इसको 2000 mg पर डे पे, बिकॉज स्पेशली जब एडिमा है या एसाइटिस है यानी कि वाटर रिटेंशन हुई है तब तो बहुत ज़्यादा करना है। पोटाशियम आप जो हो वो ज़्यादा देते हो, क्योंकि ज़्यादा जब आप डायूरेटिक्स देते हो ना कि पानी बॉडी से बाहर निकल जाए एडिमा एसाइटिस हुए में, तो उसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, हाइपोकेलीमिया हो जाता है, सॉरी, जो कि पोटाशियम का लेवल्स कम हो जाते हैं, उसकी वजह से रीनल फेलियर जो है इस तरह के हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है, तो लेकिन अगर रीनल फेलियर है तो फिर आपने पोटाशियम को रिस्ट्रिक्ट करवा देना है। विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह की कंडीशन में आपके इम्यून फंक्शन को सही रखता है, लिवर की रीजनरेशन करवाता है, हाई डोजेस को आपने अवॉइड करना है, सप्लीमेंट्स को आपने अवॉइड करना है, अपने डॉक्टर से, अपने डाइटिशियन से पूछे बगैर सप्लीमेंट्स नहीं लेने, और क्योंकि लिवर में सारे स्टोर होते हैं तो मसला क्रिएट हो सकता है। वैसे आपको जो मिलता है विटामिन ए वो कैरेट्स, पम्पकिन, ये ग्रीन रेड कलर के जो फ्रूट्स होते हैं यहाँ से मिलता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी लोगों के अंदर इस तरह की बहुत ज़्यादा होती है, इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करता है, बोन हेल्थ को सपोर्ट करता है, लिवर के अंदर, चिकन के अंदर, मटन में, बीफ लिवर के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और सनलाइट में, ठीक है। और फोर्टिफाइड ऑरेंज जूसेस जो में बहुत ज़्यादा होता है, एग योक में विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है। देन विटामिन ई पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, आपके नट्स में, सीड्स में प्रेजेंट होता है। विटामिन के की रिक्वायरमेंट है जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, और इसकी डेफिशिएंसी उस तरह के पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर गॉल ब्लैडर के स्टोन्स हुए हुए हैं होती है, तो आपको देना पड़ता है। लेकिन फिर मैं कह रही हूँ खुद से कोई सप्लीमेंट नहीं लेना। विटामिन सी आपकी कोलेजन सिंथेसिस करवाता है, बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं उसमें आपको मिलेगा, गावा में, आंवला के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, कैप्सिकम में, कीवी में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। बी विटामिन में आपको किस किस की रिक्वायरमेंट है, विटामिन B1 की, B2 की, B3, B4, सॉरी B6 की, विटामिन B9 की, B12 की, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। आपकी एनर्जी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रोटेक्शन होता है, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी जो है उस वो बच जाता है पेशेंट उससे। मिनरल्स के अंदर आपको जिंक की रिक्वायरमेंट है, आपके इंसेफेलोपैथी को जो है उसको मैनेज करने में हेल्प करता है, आपकी इम्यूनिटी की सपोर्ट करता है। ये आपके बीन्स में, पम्पकिन्स में, नट्स में आपको मिलेगा। सेलेनियम पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, फिश में, एग्स में, होल ग्रेन्स में होता है। मैग्नीशियम आपके मसल फंक्शनिंग के लिए बेहतरीन है, हेपेटाइटिस के लिए बेहतरीन है। आयरन, आयरन को मैं इधर हाईलाइट कर रही हूँ, और आयरन ऐसा पेशेंट जिसको लिवर की प्रॉब्लम है, जिसको फैटी लिवर है, जिसको प्रोसेस है, सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, आयरन को अवॉइड करना है, और वो जो है ना अननेसेसरी आयरन नहीं लेना कि आपका दिल कर आपने विटामिन B9 की मेडिकेशन ली थी, आपका दिल कर विटामिन B12 की ले ली, लिवर डैमेज बहुत स्वेयर लेवल पे हो जाता है, ठीक है। और कॉपर रेस्ट्रिक्ट करना है, ये याद रखें, ये काफ़ी नट्स के अंदर होता है काफ़ी सारा। और कैल्शियम आपको रिक्वायरमेंट है बोन हेल्थ के लिए। अब ऐसे फूड्स जो आपने लेने हैं हेपेटाइटिस के पेशेंट्स के लिए अच्छे हैं। लीन चिकन स्किन के साथ नहीं लेना, फिश, एग्स,
जितने भी लेग्यूम्स हैं, पल्सेस हैं, होल ग्रेन्स हैं, ब्राउन राइस हैं, ओट्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ऑलिव ऑयल है, सीड्स हैं, ये वाले सारे। फिर हमारे पास ऐसे फूड इनको रिस्ट्रिक्ट करना है। फैटी मीट, फैटी मीट ऑलरेडी आपका लिवर खराब है, कैसे प्रोसेस करेगा। बटर, क्रीम को अवॉइड करना है। जो है फुल फैट मिल्क आपने ले लेना, स्किम मिल्क लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपने फास्ट फूड, शुगरी फूड्स, पेस्ट्रीज, प्रोसेस मीट्स ये नहीं लेने हैं, ये सारा कुछ अवॉइड करना है। फिर मील पैटर्न, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 4 to 6 फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लेने हैं उस पेशेंट्स को जिसको हेपेटाइटिस हुआ है, और ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना उस पेशेंट ने जिसको हेपेटाइटिस है। नोजिया वॉमिटिंग हो गई है तो आप जो हो वो एक तो अपने मील्स को बिल्कुल छोटा कर दोगे, ग्रीसी फूड को अवॉइड करोगे, ORS लोगे, और ऐसा फूड जिसका टेक्सचर सॉफ्ट है वो लोगे। बाकी कंडीशंस भी आपने चेक करनी है, उसमें अपने मील्स को मैनेज करना है, सोडियम को मैनेज करना है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स आपने लेने हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़, अगर ये वही जो बात मैंने बताई थी, आपने जो हेपेटाइटिस का पेशेंट है उसको जो डिनर देना है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स उसके अंदर होने चाहिए। नाइट टाइम के ऊपर रिकमेंड किया जाता है क्योंकि आपके जो है वो मसल ब्रेक डाउन ओवरनाइट बहुत ज़्यादा होता है। दैट इज बेसिकली द मेजर थिंग दैट वी हैव टू कंसीडर। अब हमने अकॉर्डिंगली फूड्स, हेपेटाइटिस ए के अंदर फ्लूइड्स को इंक्रीज कर दो, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, विटामिन सी को इंक्रीज कर दो, ठीक है। हेपेटाइटिस बी के अंदर आपने लिवर को बचाना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है, हेपेटाइटिस सी जो है उसके अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने हैं। सोर्सेस मैंने आपको सारे पीछे बता दिए हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं, विटामिन डी लेना है, हेल्दी वेट को मेंटेन करना है, एक्सेस आयरन नहीं लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एमसीक्यूज में भी आता है कि कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हेपेटाइटिस के अंदर अवॉइड किया जाता है। हेपेटाइटिस डी में आपने बी विटामिन लेने हैं, प्रोटीन लेनी है ताकि मैनेजमेंट ना हो। हेपेटाइटिस ई के अंदर जो है आपने वो मैनेज करके लेनी है। अच्छा, ऐसी वुमेन्स जो प्रेग्नेंट हैं, प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर जो आपको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा कि कौन सा विटामिन देना है, कौन सा नहीं देना है। ये सारे ज़रा डिफरेंट हो जाते हैं उस केस के अंदर। इंटेरियर न्यूट्रिशन है, तब आपने देखना है कि इसको मैंने हाई प्रोटीन फार्मूला देना है या प्रोटीन जो है वो हाफ डाइजेस्टेड हो उसके टाइम के ऊपर, ठीक है। पेरेंटल न्यूट्रिशन के ऊपर जो है आपने देखना है कि आप उस पेशेंट का डेली बेसिस के ऊपर या कुछ आवर्स के बाद ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करो। ट्राइग्लिसराइड्स नहीं देने, इलेक्ट्रोलाइट्स मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवर फंक्शनिंग टेस्ट हैं वो आपने करने हैं। और वो चीज़ जो आपने हेपेटाइटिस के पेशेंट में डेली बेसिस के ऊपर मॉनिटर करनी होती है वो आपका बॉडी वेट होता है, पेशेंट की डाइटरी टेक होती है, उसका मसल मास क्या है, उसके LFTs, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है ना एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो कि आपकी बॉडी का pH भी मेंटेन करती है, आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर का प्रेशर है उसको भी मेंटेन करती है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। फिर प्रोथ्रोम्बिन टाइम, यानी कि आपका ब्लड कितने टाइम में क्लॉट होता है। मैंने आपको बताया ना इनके अंदर विटामिन के की भी डिफिशिएंसी होती है तो ब्लड क्लॉट हो जाता है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करोगे, इलेक्ट्रोलाइट्स को स्पेशली सोडियम, पोटाशियम, अदर देन दैट विटामिन डी, विटामिन B12, B9, आयरन और जिंक। फिर आप रीनल फंक्शनिंग टेस्ट पेशेंट के करवाओगे, चेक करोगे पेशेंट को एसाइटिस एडेमा तो नहीं है, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी तो नहीं है। न्यूट्रिशन असेसमेंट करनी है, न्यूट्रिशनिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर भी आप SGA जो है वो करवाते हो, सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट्स करवाते हो, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी। कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप कॉमेंट से पूछना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।